अगर इन दिनों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से पूछा जाए कि आखिर क्या चल रहा है, तो उनका एक ही जवाब सुनने को मिलेगा कि भैया ईडी का छापा चल रहा है। इस वक्त आए दिन ईडी एक नया खुलासा देश की जनता के सामने रख रही है, और जिसमें अर्पिता मुखर्जी और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के नाम सामने आ रहे हैं। भर्ती घोटाले की तह तक जाने के लिए ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईडी अर्पिता मुखर्जी पर कार्रवाई करते हुए उनके फ्लैट से अब तक करोड़ों रुपए नगद और लाखों का सोना बरामद कर चुकी है। हालातों को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि कुबेर के पास भी शायद इतना कैश होगा जितना ईडी को अर्पिता के घर से मिल चुका है। पर इन सब के बीच वो सवाल जो कई लोगों के जहन में अभी भी है, वो ये कि आखिर इन धन कुबेरों का रखवाला कौन है। हालांकि लानत मलानत के बीच ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन फिर भी सवाल तो फिर भी वही है कि धन कुबेरों का रखवाला आखिर कौन है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कलयुग में बंगाल भ्रमण पर निकले धृतराष्ट्र ने घटाटोप अंधियारों के बीच संजय के लिए एक सवाल उछाला। हे संजय, इस भूखंड पर इतना अंधेरा क्यों है? संजय ने बिना देर की जवाब दिया, महाराज, इस राज्य में भी एक ऐसी रानी है जिसने मोहपाश में बंद कर आंखों में पट्टी बांध रखी है, जिसकी वजह से वो राज्य में फैले अंधकार को देख नहीं सकती। और जो उनसे कहता है कि राज्य में अंधेरा है तो क्रोधित होकर कहती हैं, मैं अगर राज दरबारी की रवायत से बंधी न होती तो जीभ काट लेती। धृतराष्ट्र ने संजय से फिर सवाल किया, हे संजय, ये अहंकारी रानी कौन है? संजय ने फिर जवाब दिया, महाराज, वो बंगाल की रानी ममता बनर्जी हैं। इतना सुनते ही धृतराष्ट्र ने प्रतिक्रिया के तौर पर कहा, चलो संजय, यहाँ तो हस्तिनापुर से ज्यादा अधर्म फैला हुआ है, ये मुझसे सुना नहीं जाएगा। धृतराष्ट्र और संजय लौट गए, लेकिन आपको इस भ्रष्टाचारी राज्य की आगे की कहानी हम बताएंगे। अर्पिता मुखर्जी इन दिनों शोहरत के शिखर पर विराजमान है। अब आप शब्दों की तासीर को मत तलाशने लग जाइएगा, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता का बयान था, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बस यही बात अर्पिता के जहन में बस गई और वो एक भ्रष्ट नेताजी के सानिध्य में पहुंच गई, जिसे हम सब पार्थ चटर्जी के नाम से जानते हैं। अर्पिता को इतनी शोहरत तो तब नहीं मिली थी जब वो फिल्मों में बतौर अदाकारा काम करती थी, लेकिन वो वक्त और था, ये वक्त और है। अब उन्हें मुफ्त का प्रचार प्रसार देश की खबरिया चैनल दे रहे हैं। आखिर दे भी क्यों ना, उन्होंने कांड ही ऐसा किया है। लाखों हुनरमंदों को बेरोजगार की दलदल में धकेलकर धन्ना सेठों के लड़के लड़कियों को शिक्षक बना दिया, वो भी किसी समाज सेवा के मुहिम के तहत नहीं, बल्कि नोटों के बंडल के बदले। ये सब कुछ किया अपने परम आदरणीय गुरुदेव पार्थ चटर्जी के सानिध्य में रहते हुए। गुरुदेव तो पहले ही बेरोजगारों की हाय की बदौलत परम धाम को पहुंच चुके हैं। परम धाम का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। परमधाम का मतलब है कि ईडी के शिकंजे से। और जब परमधाम में ईडी रूपी चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा जोखा खोला तो अर्पिता मुखर्जी का नाम सबसे पहले आया। लिहाजा ईडी ने उन्हें भी परमधाम की सैर पर बुला लिया और फिर शुरू हुआ अर्पिता के कर्मों का हिसाब। गौर फरमाएं, पहला हिसाब, ईडी के छापे में 21 करोड़ रुपए मिले। दूसरे छापे में 30 करोड़ रुपए नगद और 5 किलो सोना बरामद हुआ। और ये सारे खजाने को अर्पिता ने अपने फ्लैट के टॉयलेट में छिपा रखा था, जिसे गिनने में एजेंसियों को 10 घंटे लग गए। धन्य है वो एजेंसियां भी जिसने अपने पूरे होश आवास में ये कार्रवाई की, नहीं तो इतना रुपया देकर आंखें ही चौंधिया जाती। अर्पिता के टॉयलेट से जब खजानों का इतना बड़ा जखीरा मिल सकता है तो सोचने वाली बात है, और कहां-कहां ऐसे ही खजानों की तस्वीर देखने को मिलेगी। और जहन में ये सवाल भी कौन देता है कि आखिर कैश क्वीन और कैश किंग की रखवाली कौन कर रहा है? आखिर कौन है जिसके दम पर कैश क्वीन और कैश किंग का ये गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा था? आखिर कौन है वो जिसके दम पर कैश क्वीन और कैश किंग का ये गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा था? न्यूज डेस्क से हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है, तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। और अर्पिता के घर के बाहर 11,000 कुछ का जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नोटिस है जो उनका बकाया था, वो उन्होंने जो है डेट जो है अपना वापस नहीं किया। अपनी जो इनसे मांग थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो किसी ने कहा कि भाई ये ईमानदारी से बेईमानी का काम होता है कि जिसमें 50 करोड़ आपने अंदर रखे हो तो 11,000 रुपए भी आपने उसमें से निकाल के जो अपना हिस्से की कर्जा है उसको उतारने की कोशिश नहीं की। तो भारी मात्रा में कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। समझने वाली बात है कि आखिर इतना सारा पैसा, इतने सारे गहने कहां से आए, किसके हैं? धन कुबेरों के घर पर कितना कैश है? ये कैश जो अभी मिला है क्या उससे ज्यादा है? और कितनों के घर से अभी मिलना बाकी है? और जो धन कुबेर हैं इनका रखवाला कौन है? किसके भरोसे चल रही है धन कुबेरों की नैया? लग रहा है कि अर्पिता बस झांकी है, अभी तो और भी कई बाकी हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय चक्रवर्ती जी, हैं टीएमसी प्रवक्ता। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही एसके दत्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दत्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, सबसे पहले आपसे, पहले 21 करोड़, फिर 30 करोड़ ज्वेलरी, महंगी महंगी चीजें, और भी लग रहा है और भी कुछ मिलना बाकी है अभी, और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी। संजय जी, देखिए, ये ईडी का काम है। ईडी ढूंढना चाहे जो ढूंढना चाहे और ढूंढ सकती है। ताज्जुब ये होता है कि 5 दिन के बाद भी अगर ये कैश बरामद हो रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि कल भी मैंने आपके साथ डिबेट में बात कही थी कि जांच एक तरफा नहीं होना चाहिए। जनता को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि जांच केवल विपक्षी जो है जिसे घोटाले करते हैं। सरकार के पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जांच करनी चाहिए, वहां पे भी जांच होनी चाहिए। और ममता दीदी ने इसलिए एक्शन उठाते हुए उनको जो है इस समय मंत्री पद से उनको बर्खास्त कर दिया है और उनको जो है सारे जिम्मेदारियों से उनको मुक्त किया जा रहा है। क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी ये चलता रहेगा। और आगे भी जो है हम लोग चाहेंगे कि ईडी इसी तरीके से अच्छे से जांच करती रहे और निष्पक्ष होकर जांच करती रहे। ईडी तो कार्रवाई कर रही है, राज्य सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? ममता बनर्जी के नाक के नीचे ये सब कुछ हो गया, राज्य सरकार के नाक के नीचे सब कुछ होता गया। जो मंत्री हैं वो धन कुबेर बन बैठे, धन्नासेठ बन बैठे। इतना कैश कहां से? किसी ना किसी की तो सह मिल रही होगी संजय जी, और ये पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा होगा। केंद्र सरकार के नाक के नीचे से कितने मेहुल चौकसी, कितने जो है मोदी, कितने जो है ललित मोदी और कौन कौन निकल के चले गए, विजय माल्या निकल के चले गए। क्या इनको भी भागना चाहिए था? इनको भी भागना चाहिए था, पार्थ चटर्जी को भी भागना चाहिए था। भागे नहीं ना, भागे नहीं, गिरफ्तार हुए हैं, जांच चल रही है, जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो है नीचे किसे क्या चल रहा है तो सब ऊपर तक जानकारी होती है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसी, लेकिन ममता जी को जानकारी नहीं थी इस बात की। एक अहम विभाग होती तो बहुत पहले बर्खास्त कर चुकी होती। ममता दीदी का आपके ऊपर पता ही होगा, ममता दीदी ने खुद कहा था मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिलता है, मैं उससे अपना जो है खर्चा चलाती हूँ। 2 लाख रुपए की उनको सैलरी मिलती है, वो सैलरी लेती नहीं है। आपने देखा होगा वो बहुत ही सस्ती धोती और रबड़ का चप्पल पहन के वो चलती हैं। नहीं, सादगी तो सब जानते हैं, तो उसका खर्चा वो खुद उठाती हैं। सादगी तो सब जानते हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे क्या वो तो समझना होगा ना संजय जी। चूंकि अभी पार्थ चटर्जी का नाम सामने आया, अभी लग रहा है कि और भी नाम आ सकते हैं, 2-3 नाम तो और सामने आ सकते हैं जिनकी चर्चाएं अभी चल रही हैं। मैंने कहा ना कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, ललित मोदी को सुष्मिता सेन जो है ढूंढ सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं ढूंढ पा रही? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है व्यापम घोटाले में जांच क्यों नहीं हो रही है।
मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि राफेल पे जांच क्यों नहीं हो रही है। मेरे को ये लेकिन नहीं समझ में आपने आ रहा ये है नहीं कहा कि 50 ममता MLA बनर्जी के जो बगल घूम में रहे थे, घूम टहल रहे थे, ममता उस पे जांच बनर्जी क्यों नहीं के हो रही? बगल में पार्थ चटर्जी बैठे रहे, ममता बनर्जी नहीं खोज पाई कि वहां पर उनके बगल में धन कुबेर बैठा हुआ है, वो नहीं खोज पाई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर के बगल में जो है बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनको कभी हमें पता कभी ही नहीं होता है कि चलता। आंखें बंद कर ली जाती हैं। नहीं, आंखें बंद नहीं की दत्ता जाती जी। है, और अगर आंखें बंद की जाती है तो हम लोग भी हठधर्मिता के साथ जो है हम लोग अड़े रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गृह राज्य मंत्री का लड़का जो है 5 किसानों के ऊपर वो गाड़ी चला लेने के बावजूद जो है गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लिया नहीं गया और किसी ने बयान तक नहीं दिया। तो हम लोग उस तरह के काम नहीं करते। हम लोगों ने जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी को दत्ता लेते हुए जी। हम लोगों ने उसको इस्तीफा ले लिया गया उनसे, दत्ता उनको जी, बर्खास्त कर दिया गया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा। क्या लग रहा है इस भ्रष्टाचार में और भी किरदार हो सकते हैं? बांग्ला में एक कहावत है, कौतो धाने कौतो चाल, यानी कि कितने चावल में कितने धान। या तो ममता दीदी का नाक इतना ऊंचा है कि उनको जमीन दिखाई नहीं दिया, या तो फिर नाक तले होने दिया सारी चीजें। और दीदी जैसे हमेशा बोलती है, जा कोड़र कोड़े ने आमी देखे नहीं वो, यानी कि तुम लोगों को जो कुछ करना है कर लो, मैं देख लूंगी। ये दोनों चीजें हो सकता है, इसके सिवा तीसरा चीज तो हो नहीं सकता है। पार्थो चैटर्जी तो अभी खाली मोहरा है, इट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे आगे देखिए और क्या होता है। एक और एमएलए पे भी शिकंजे कसा गया है और नकल कसा गया है। एक और एमएलए से भी तफ्तीश की जा रही है। और अर्पिता ने तो बहुत कुछ कहा है, और पार्थो चैटर्जी ने भी कल जब मुंह खोला था तो बहुत सारी चीजें बोला ईडी को कि मैं पूरा कॉपरेट करूंगा, और जब कॉपरेट करूंगा तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगा। आज तो दीदी को मजबूरी में मंत्रालय से हटाना पड़ा, क्योंकि उनके घर के अंदर बगावत हो गया था। कुणाल घोष और बाकी लोगों ने जिस तरह से पब्लिकली कहा कि या तो उसको बाहर किया जाए या तो फिर हम लोग चुप रह जाएंगे, और अगर हम लोगों ने जो कुछ कहा है वो गलत है तो फिर हमें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। तो मजबूरी में सारी चीजें किया गया है। अक्सर ये कहा जाता था ना, और किसी ने कभी बंगाल में कहा था, आप समझ सकते हैं कि इशारा मेरा किसके तरफ होगा। 25% तो देर 75% पार्टी फंड है, यानी कि 25% तुम लोगों के लिए और 75% जो है वो पार्टी फंड पे है। ये टोलाबाजी और आपका चिट फंड को लेके कहा गया था। ये सारी चीजें आप जानते होंगे कि टोलाबाजी एक प्रसिद्ध चीज है बंगाल में, और उसके साथ साथ फिरौती तो सरेआम होता है। सारी चीजों को लेके शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा फिरौती से, और डेड बॉडी से भी फिरौती लिए हैं। ये सारी चीजें तो जग जाहिर है, सबको पता है सारी चीजें। अरे आप क्या दाहिना हाथ चीजें कर रहा है, जो आपके महासचिव रहे हैं और आपके साथ शुरू से लेके आज तक आपके साथ रहा है। जब आप जीवन में संघर्ष कर रहे थे, यूथ कांग्रेस में जब आप थे, महिला कांग्रेस में जब आप थे, उस समय पार्थो चैटर्जी आपके साथ रहा है, और फिर आप कहते हो कि आपको पता ही नहीं है। और मैं सुन रहा था टीएमसी के प्रवक्ता को कह रहे कि कभी कभी घर के बगल में चीजें हो जाता है, पता नहीं चलता है। यानी कि बांग्ला में एक और कहावत है, घरे शत्रु विभीषण, यानी कि घर का शत्रु विभीषण है। और पता नहीं कितने सारे विभीषण तो होंगे, कितने सारे विभीषण होंगे टीएमसी के अंदर। पता चला कि विभीषण की जो फिरिस्ती है वो एक एक करके अंत तक वो भाईपो तक जा सकता है, यानी कि भतीजा तक। चूंकि दत्ता जी पहले अभिषेक बनर्जी तुरंत उन्हें हटाने के पक्ष में थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो, उससे लगता है कि ममता दीदी मेहरबान रही हैं। मेहरबान किस वजह से रही है वो तो वक्त ही बता देगा। क्योंकि आप तो मंत्रालय से हटाया गया है, कल को अगर टीएमसी से निष्कासित होता है उसके बाद तो और बहुत सारा पिटारा खोलेगा, सारी चीजें सामने आ जाएगा। कौन नहीं जानता है कि शारदा किस तरह से हुआ था, कौन नहीं जानता है कि रोज वैली स्कैम किस तरह से हुआ था, नारदा किस तरह से हुआ था, टोलाबाजी किस तरह से होता है, कटमानी किस तरह से होता है, चिट फंड किस तरह से होता है। ये सारे चीजें तो आज मैं जिस तरह का दृश्य देख रहा हूँ बंगाल की भूमि में, मतलब कि स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो और नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि से इस तरह की चीजें अगर निकल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये टोलाबाजी, चिट फंड और शारदा, नारदा, रोज वैली, ये सब तो चूहे लगते हैं, छोटे छोटे चूहे लगते हैं।
इस चीज के सामने जिस तरह का खुलासा हुआ है, और मैं कहता हूं कि आगे जितने सारी चीजों का खुलासा होगा ये भी चूहा लगेगा। ये जो आपका 50 करोड़ जो निकला है ये तो कुछ नहीं है, आगे देखिए और क्या होता है। और मुझे लगता है कि दीदी को आगे जाके संभालना बहुत मुश्किल होगा जी। संजय जी, चूंकि दत्ता जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया अभी दीदी की चूंकि मुश्किलें चूंकि बड़ी हुई हैं अभी, लेकिन मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया लेकिन पार्टी से बर्खास्त नहीं किया, इशारा क्या है? पार्टी में अभी भी रहेंगे, पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया? फिर ऐसे क्या भ्रष्टाचारी नेता पार्टी में भी रहते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये डिबेट पे नहीं होता है। ये सारी चीजें कि यहाँ डिबेट शुरू किया और किसी ने इल्जाम लगाया और तुरंत जो है उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया, एक्शन लिया गया। पहले उन्होंने 48 घंटे के अंदर उन्होंने पहले एक्शन लिया, फिर आज जो है उन्होंने एक्शन लिया, आज उनको जो है बाकायदा बर्खास्त कर दिया गया और आगे भी जो भी कार्रवाई होगी धीमे धीमे सारी कार्रवाई होगी, उसका इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। अभी जैसे कि शारदा घोटाले के बारे में बात कर रहे थे, तो शारदा घोटाले में एक और एमएलए फंसे हुए थे, बड़ा अच्छा सा नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी 15 लाख रुपए जो है कैश लेते पकड़े गए थे, बीजेपी के नेता बन गए जैसे ही वो इस समय पाक साफ है और उनपे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आज मैं शुभेंदु अधिकारी का एक पुराना सा मैं वीडियो देख रहा था, तो शुभेंदु अधिकारी 2019 में अमित शाह जी के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे थे कि जो उनका बेटा जब 2014 में था तो उसके पास से 50 लाख रुपए थे और अब इससे 80 करोड़ रुपए हो गए। ये 2019 का इंटरव्यू है उनका, बाकायदा स्पीच दे रहे थे। तो शुभेंदु अधिकारी जब खुद इल्जाम लगा रहे थे, आज वहां पर उनके गोद में जाकर बैठे हुए हैं। अब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात यानी कि पार्थ चटर्जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो और नाम नहीं आएंगे के सामने? इसका इल्जाम कौन लेगा? किसके जेब में पैसा जा रहा था? इस शराब का पैसा किसके जेब में जा रहा था? कौन शराबबंदी के बावजूद जो है शराबें बेची जा रही थी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेंगे क्या? प्रधानमंत्री लेंगे क्या? गृह मंत्री लेंगे क्या? क्योंकि सब तो गुजरात से आते हैं। तो सारे जितने बड़े से बड़े चोर पकड़े गए हैं वो सब गुजरात के हैं, जो भागे हैं और संजय जी, गुजरात के। अर्पिता मुखर्जी का क्या ताल्लुक है फिर टीएमसी से? कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी तरीके से। अर्पिता मुखर्जी कोई ताल्लुक नहीं। कोई किसी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा ले, इसका मतलब वो हमसे मिला हुआ है। 21 जुलाई को राजनीतिक मंच साझा करती हैं, पीछे बैठी रहती हैं अर्पिता मुखर्जी, कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अगर प्रधानमंत्री के भाषण देखने जा रहा हूँ, आप भाषण देखने जाइए, करके बैठ रहा हूँ मंच पे, या मैं मुख्यमंत्री के किसी भाषण में बैठ रहा हूँ, या मैं आप ही के साथ अगर कहीं बैठ रहा हूँ और कल को मेरे ऊपर कोई बात हो जाती तो इसका मतलब आप नहीं दोषी हैं। ये गलत इल्जाम है कि कोई किसी के साथ बैठा हुआ है। हाँ, आप दोषी है। अगर मैं पार्थ चटर्जी को मैं दोषमुक्त नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए। इसमें हम लोग दत्ता जी कुछ कहेंगे? जी दत्ता जी। देखिए, जहां बात आती है शुभेंदु अधिकारी के, मुझे पता था कि ये शुभेंदु अधिकारी के बारे में उठाएंगे जरूर। हाँ। उस पे बाकायदा आपके कोर्ट के अंदर जांच चल रही है और कोर्ट सारी चीजों को देख रहा है और वो आपके कोर्ट के अंदर ही है ये मामला। जब कोर्ट को लगेगा कि वो अगर दोषी है या फिर पुख्ता सबूत अगर मिलेगा कोर्ट को और वो अगर प्रमाणिक हो जाएगा तो कोर्ट अपने हिसाब से फैसला सुनाएगी। सब जुडिशियस मैटर है, उस पे हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने शुरुआत में कहा था कि एक तरफा जांच है। एक तरफा जांच नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के निगरानी में ये जांच हो रहा है। केंद्रीय सरकार का या फिर भाजपा का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश दिया है ईडी को और उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के निगरानी में एसआईटी बिठा के इस पे जांच हो रही है। तो आप अगर कहना चाहते हैं कि जुडिशियरी भी भाजपा के इशारे तले काम कर रहा है, जिस तरह से आप इनडायरेक्टली प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आप लोगों की फितरत में है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे आप लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जहां बात आती है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है अर्पिता के साथ या फिर पार्टी का कुछ नहीं है। अभी पिछले साल ही जब सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडालों का जब उद्घाटन हुआ और दीदी जब अलग अलग जगहों पे गई दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए 2021 और 2020 की मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। उस समय किसी एक सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में दीदी ने पार्थो के बारे में कहा था कि पार्थो तो खूब भालो काज करछे, यानी कि पार्थो बहुत अच्छा काम कर रहा है और अर्पिता जे ये मेटा खूब भालो, यानी कि ये जो लड़की अर्पिता है ये लड़की भी बहुत अच्छी है। ये दीदी का खुद का शब्द है।
अर्पिता को लेकर, जिस मंच में दीदी भी थी उद्घाटन समारोह में, पार्थो था और बगल में अर्पिता थी। उसके बाद आप कहते हो कि टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है अर्पिता के साथ, और टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है पार्थो के साथ और पार्थो के कांडों के साथ। अगर पार्थो के कांडों के साथ लेना देना नहीं होता तो क्यों आज आपने उसको बर्खास्त करवाया है मंत्रालय से? अगर आपको लगता है कि पार्थो का इस कांड के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है, तो फिर आपको तो मंत्रालय से निकालना नहीं चाहिए। और अगर आपने मंत्रालय से आपने अगर निकाला है तो कहीं ना कहीं आपने मान लिया है कि हाँ वो दोषी है, और वो अगर दोषी है तो महासचिव पद से क्यों आपने उसको बाहर नहीं किया? आपने क्यों एक्सपेल नहीं किया टीएमसी से? आपके पास हिम्मत नहीं है दीदी एक्सपेल करने की, क्योंकि आप अगर एक्सपेल करेंगे ना तो पिटारा खोल जाएगा, और पिटारा खोल जाएगा तो फिर आपके लिए बचाव करना बहुत मुश्किल होगा। ये इतना बड़ा घोटाला शिक्षा भर्ती घोटाला, जहां पर लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पैसे लेकर उन धन्ना सेठों को नौकरी दी गई है, और जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पाई। अब सातों पे समझ में आती है चीजें, आखिर क्या चलता रहा है बंगाल में। बिल्कुल सही बात है। और आप खुद मुझे कहिए ना कि कोई भी मंत्री या संतरी रूलिंग पार्टी का इतना बड़ा कांड कर लेगा बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, ऊपर तले, मतलब ऊपर पे किसी को पता ही नहीं था और नाक तले हो रहा था, नाक तले हो रहा है तो फिर आपका तो कानून प्रशासन बिल्कुल बिगड़ गया है। आपके जो सीआईडी है, जो सीआईडी का तंत्र है, वो तो बिल्कुल निष्फल है, क्योंकि उनका काम ही होता है ये सारी चीजों पे ध्यान रखना और इन सब चीजों पे निगरानी रखना और ऐसे लोगों को धरपकड़ करना। आपकी सीआईडी या फिर आपका जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो अगर बिल्कुल खत्म हो चुका है तभी फिर आपके नाक तले ये सब कांड हो सकता है। और अगर खत्म नहीं हुआ है और आपके सीआईडी और आपके इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फिर आपकी कलकत्ता पुलिस या फिर वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, तो फिर तो आपने जानबूझ के इग्नोर किया, आप गंधारी होके बैठे रहे, आपको पता था सारी बातें और फिर आपने नहीं किया। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया ना कि चिटफंड और टोलाबाजी और टकमानी का हिस्सा है ये उसी तरह का चीज है जो पहले हुआ था, वही चीज है, उससे कुछ नया चीज नहीं है। बाकायदा इस सारा लूट खसोट जो मचा है, इस लूट खसोट से बहुत सारा हिस्सा ऊपर जाता था, इसलिए आप चुप थे। अर्पिता ने क्या बोला? अर्पिता ने बोला है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। पार्थो ने कल ईडी को क्या कहा कि मैं अगर जुबान खोल दूंगा तो बहुत सारा पिटारा खुल जाएगा और बहुत सारी चीज सामने आ जाएगा जो वक्त के साथ मैं खोलूंगा धीरे धीरे करके। तो अब तो घबराहट है टीएमसी के अंदर। टीएमसी समझ गई कि ऐसा चीज हो गया, गले का कांटा बन गया है, ना निकल सकते हैं ना अंदर कर सकते हैं, इसीलिए आधा एक्सपाल्शन किए हैं, मंत्रालय से भगाए हैं, यानी कि दबाव के चलते। अगर पार्टी की जो छिछद लीडर हो रही है वो केवल दबाव के चलते निष्कासित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। संजय जी बिल्कुल और कुछ नहीं। संजय जी। दत्ता जी, मेरे ख्याल से जो है इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है भविष्य वक्ता बनने वाले हैं। दत्ता जी, बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है ज्योतिष में हाथ डालिए, हो सकता है बड़ा अच्छा हाथ देख लेंगे और लोगों के भविष्य बताना शुरू कर देंगे। और दत्ता जी, मैं आपको एक बार बता दूं, किसी पार्टी में हमसे आपसे मुलाकात होती है और आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके पीछे टोक नहीं रहा था, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब आप मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय है तो मुझे बोलने दीजिए। जी दत्ता जी, एक मिनट। आपको संजय जी बोलिए। मेरे साथ मुलाकात होती है, बड़ा सूट बूट पहन करके आप आए हुए होते हैं, मैंने आपसे कहते बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप दत्ता जी। आप दत्ता जी सूट बूट पहन के हमेशा तो रहते नहीं होंगे, घर के अंदर हो सकता है आप उस समय जो है बनियान पहन के बैठे हो। तो ये किसी पार्टी में किसी फंक्शन में अगर ममता दीदी ने किसी की तारीफ कर दी कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा होगा, तभी बताया था अच्छा काम कर रहा है। ये तो नहीं कहा था ना कि भाई बड़ा अच्छा पैसा कमाया जा रहा है, बड़ा अच्छा लूट किया जा रहा है। लेकिन संजय जी, बातें किस तरीके के बातें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं। संजय जी, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, क्या कार्रवाई केवल अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर होती है? क्या इन मंत्रियों पर नहीं होती है? क्या जो आपकी सरकार आंख मूंदे बैठी रही? संजय जी सुन लीजिए, संजय जी, क्या आपकी सरकार आंख मूंद के बैठी रही जो दिखाई नहीं दिया? इतना बड़ा घोटाला हो गया, 2-4 लाख का नहीं है, करोड़ों का घोटाला ही है। छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी गुजरात में जो है शराबबंदी के बावजूद 55 मौतें हो गई, किसकी गलती है? ये मौत जिंदगी वापस नहीं गई, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो 55 मौतें हुई है शराबबंदी के बावजूद,
लेकिन संजय जी, जो करोड़ों का पैसा, करोड़ों रुपए बरामद हुए, ये किसका पैसा है? आप मुझे बताइए तो किसका पैसा है ये? 55 मौतें वापस नहीं आएंगी संजय जी एक मिनट, संजय जी, जो ये पैसा है किसका है? क्या ममता जी का ये पैसा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? संजय जी, किसका पैसा ये जो करोड़ों रुपए बरामद हुआ है? आप लोगों ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया, कुछ नहीं किया है। रिश्वत लेकर केवल नौकरियां बांटी गई हैं, 55 रिश्वत लेकर नौकरियां बांटी गई हैं। मौतों में ये बात समझ में आती है आज? कौन सामने आया है अभी तक? कौन सा मुख्यमंत्री सामने आया है? गृह मंत्री सामने आए हैं? कौन आया है अभी तक सामने आकर के? किसने कहा कि हाँ ये बड़ा दुखद है और ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा देता हूँ? संजय जी, देखिए जी, संजय जी एक सेकंड, आपकी ममता दीदी आज भी चुप हैं, और जब बंगाल में हिंसा होती है, जब हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, तब भी आपकी ममता दीदी चुप रहती हैं, तब भी आपकी ममता दीदी कुछ नहीं कर पाती हैं। क्या करती हैं? केवल जिहादी को बचाने का काम करती हैं आपकी ममता दीदी, वो पूरे देश ने देखा है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये वोट जो है हिंदू मारे जाते हैं, ये मत बोलिए, कोई इंसान मारा जाता है। मैं कह रहा हूं हिंदू काफी मारे जाते हैं, क्या उनकी जांच होती है? बिल्कुल जांच होती है, कुछ जांच नहीं होती। कितनी जांच हो गई अभी? जांच कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है महोदय? आप थोड़ा उन एफआईआर को आप खंगालिएगा। किसने मना कर रखा है? किसी जांच नहीं करा है? केंद्र सरकार के पास तो अधिकार राज्य सरकार मतलब कि देखेगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है, वो केवल देखेगी। हम बैठे हैं और हम गबन करेंगे, हम जनता को लूटेंगे, खसोटेंगे, उनका करोड़ों रुपए हम अपनी जेब में डालेंगे। मतलब ये मतलब होता है राज्य सरकार का? क्या जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की? आप मुझे समझाइए आज। क्या राज्य सरकार को यह नहीं पता कि भ्रष्टाचारी नेता हमारे यहां भी होंगे? दत्ता जी, जो उसमें दोषी है उसको गिरफ्तार करना, उसको कोर्ट के सामने पेश करना, लेकिन उसके बाद अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ देना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कई मंच पर देखी जाती हैं। पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी, लेकिन हमारा कोई टीएमसी से लेना देना नहीं है। मोनालिसा कौन है हम नहीं जानते, और भी जो नाम सामने आएंगे कहेंगे हम नहीं जानते, हमारे कोई लेना देना नहीं है। अरे जिम्मेदारी होती है महोदय, आपकी जिम्मेदारी होती है आपकी सरकार की, लेकिन आप कहते हैं कि ये सब कुछ केंद्र सरकार की उस पर हो रहा है, तो कैसे चलेगा फिर? ये तो कहना है साफ तौर पर पल्ला झाड़ लेना। फिर संजय जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक बार फिर से दत्ता जी बोलिए, 50 करोड़ रुपया ज्यादा है या 55 मौत जो शराब से हो गई है वो ज्यादा है? मैं कुछ बोलूं यहाँ पे? दत्ता जी बोलिए। देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि आपने घुसपैठियों का विषय भी आपने उठाया है। खैर वो आज डिबेट का इशू नहीं है, तो इस पे नहीं कहूंगा, नहीं तो इससे तो बहुत लंबी फिरिस्त है, बोलते बोलते वक्त खत्म हो जाएगा, पर खत्म नहीं होगा। ये ममता दीदी के ऊपर जितने सारे आरोप लगा है घुसपैठियों को लेके और रोहिंग्यास को लेके, और जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रक्तपात हुआ था चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार थप्पड़ मारा है कल बंगाल सरकार के ऊपर, ये कहते हुए कि निष्फल सरकार है, पक्षपात वाली सरकार है और इस सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। ये न्यायाधीश का टिप्पणी है कलकत्ता हाईकोर्ट का, तो उसी से समझ में आता है कि किस तरह की सरकार थी और किस तरह की सरकार है वहाँ। अब बात आती है कि आपको याद होगा दीदी ने एक बार एक और बात कहा था, जा खेचिश फिरिए दे, यानी कि जो कुछ खाए हो लौटा दो, टोलाबाजी और कटवानी को लेके। ये दीदी का बयान है ना, तो कहीं ना कहीं पे दीदी ने तो माना था कि उनके टीएमसी के सारे जितने सारे पदाधिकारी हैं, मेंबर मिल बांट के खाएंगे, कुछ ऐसा भी बोला था, के खाते हैं और बाकायदा फिरौती वसूल करते हैं, हफ्ता वसूली जिसको कहा जाए वो करते हैं। इसके साथ साथ दीदी का एक और बयान भी आया था 25% और 75%, यानी कि 25% तुम लोगों का और 75% पार्टी फंड में, 25% तो देर 75% पार्टी फंड है। ये भी दीदी का बयान है चीजों को लेके, और ये आपके कहीं ना कहीं पे जो आपका जो चंदा था उसको लेके ये बयान दीदी ने दिया था। तो दीदी को तो सारी बातें पता है और सच्चाई मालूम है, तो आप ये लोग करेंगे क्या? ये लोग डंके के चोट पे तो बोल नहीं सकते है ना कि हम लोग चोर पार्टी हैं और हम लोगों ने लूट मचाया है, हम लोगों ने डकैती किया है, जनता के पैसा के साथ खिलवाड़ किया है। तमाम जितने सारे भर्ती हुई है इस एसएससी एजुकेशन स्कैम में, ज्यादातर जितने सारे भर्ती हुआ है टीचरों का या फिर स्टूडेंट जिनको दाखला मिला है, वो सब के सब टीएमसी के एक्टिविस्ट है या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता है। क्या इस चीज से टीएमसी इनकार कर सकती है? और टीएमसी के कार्यकर्ता या फिर टीएमसी के शुभचिंतक और एक्टिविस्ट
कैसे इन लोगों को जब मिल गया, नौकरी मिल गया, पार्थो ने अकेला किया था क्या? ऊपर के फरमान के बिना आदेश ऊपर से आया है तभी तो किया है, और इसलिए पार्थो चैटर्जी संजय जी आखिरी कमेंट। ईडी पे कहा है कि आदेश ऊपर से आता था, ऊपर कई सारे जगहों से आदेश आता था जिसका पालन संजय जी करना बोलिए आखिरी पड़ता कमेंट। था। हाँ, ये ईडी ने बाकायदा ईडी को बोला है संजय आपके पार्थो चैटर्जी ने, तो कैसे कैसे इनकार कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं इनकार इसको, और अगर कबूल करेंगे तो धज्जी उड़ जाएगी। संजय जी उनका कहना है कि बंदरबाट खूब चल रही है बंगाल में। आपको बैठाना था, आप बैठे थे जीटी के साथ। अरे आप ईडी ने खुद कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने हैं, बात कर रहे हैं, प्रेस का बयान नहीं सुने हैं आप? ईडी का नाम है, प्रेस का बयान नहीं सुने हैं, जांच के समय करेंगे क्या? आप लोगों ने तो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनाओ, बुरा मत देखो, नाच करे बुरा होने दो। कैसे यही तो आप लोगों की नीति है कि बुरा देखो मत, बुरा कहो मत, बुरा चलिए सर, नाच करे बुरा होने दो। ये आप लोगों की नीयत और नीचे है, तो कैसे आप लोग इनकार करेंगे इसको, और मना कैसे कर देंगे? लेकिन संजय जी बंगाल में क्या बंदरबाट चल रही है? पार्टी को पूरा चोर कह देंगे, कोई एक आदमी को करता है आप उसको चोर बता देंगे? एक आदमी क्या, आप होते कौन इस तरह के अपमान करने वाले? संजय जी एक मिनट, संजय जी बात हुई नहीं तो आप किस तरीके से किसी को लेकर कुछ भी बोल देंगे? तो क्या संजय जी मिल बांट के खाया जा रहा है बंगाल में? अब क्या इस मामले के सामने आने के बाद जो अन्य लोग हैं क्या उनकी जांच होगी? राज्य सरकार कुछ कदम उठाएगी उनको लेकर? देखिए, राज्य सरकार ने ईडी को रोका या नहीं है, किसी तरीके से हम लोगों ने घेराव नहीं किया, हम लोगों ने कोई आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तभी तो ईडी को करनी पड़ी। जो है ईडी जांच करना चाहे वो कर सकती है, वो स्वतंत्र है जी। हमारी तरफ से जो जांच होगी इंटरनली, लेकिन मतलब कि आप राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां होती है उससे आप पल्ला झाड़ रहे हैं। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। खूब भ्रष्टाचार होगा, अगर भ्रष्टाचार होगा तो केवल ईडी की जिम्मेदारी, ईडी उसको टैकल करेगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक चैनल है भाई, ईडी जो जांच कर रही है वो जांच वो करती रहेगी, और हमारी तरफ से हम लोग इंटरनली हमारी जांच शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और उसमें जो भी सामने आएगा उसका खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। एक छोटा सा कमेंट दत्ता जी, छोटा सा कमेंट। देखिए, जहां बात आती है ईडी को रोकने की, इनका तो बस चलता तो ईडी को तो बंगाल के खाई में फेंक देते हैं, पर कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश में हो रहा है ना, तो इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है ईडी को रोकने की। ममता दीदी ने रोकने की कोशिश नहीं किया था सीबीआई को, राजीव कुमार वाला मामला लेके याद कीजिएगा कैसे इस मामले को शायद भूल गए संजय जी अभी सीबीआई ऑफिस के सामने, और किस तरह से सड़क पे उतर गई थी ममता दीदी। राजीव कुमार वो पुलिस का जो पदाधिकारी है उसको बचाने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप पे हर तरह के हथकंडे तो अपनाते हैं आप लोग। रोकने की यहाँ पे हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है कि ईडी जांच करे, नहीं तो आप लोगों का बस चलता, ईडी को ऐसे मसल देते, मसल के बंगाल के खाई में फेंक देते जैसे सीबीआई को फेंकने की कोशिश किए थे आप लोग, और प्रदेश का मुख्यमंत्री ने। चलिए सर, वक्त की कमी है, यहीं पर रोकना चाहूंगा। दत्ता जी बहुत धन्यवाद, संजय जी बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो धन कुबेरों के घर पर कैश लगातार बरामद हुआ, और इस बीच यहां पर कौन धन कुबेरों का रखवाला, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि इस बीच यहां पर आखिर सवाल यह भी कि किसके भरोसे चल रही है धन कुबेरों की नैया, क्योंकि अभी जो अर्पिता और पार्थ चटर्जी का नाम सामने आया है, अभी और भी नाम सामने आने बाकी हैं। बहरहाल चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। हमारे यहाँ